नमस्कार सर, स्वागत है जल परिषद की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र जारी करते ही बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। दोस्तों बताएंगे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोलना पड़ा है, एक ऐसा बयान जिस पर जबरदस्त तरीके से राजनीति तेज हो गई है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट और क्या कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल को बैन करने की बात कही है। दोस्तों पूरा मामला सामने आने पर बीजेपी के नेताओं के भी उड़ सकते हैं होश। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में कर्नाटक के चुनाव में बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुद्दे को छोड़कर इधर उधर की बात करने पर भड़की प्रियंका गांधी जोरदार तरीके से निशाना साधते हुए दे दिया बीजेपी को खुला चैलेंज। बताएंगे क्या कहा है उन्होंने दोस्तों। इसी के साथ में जिस नेता को बीजेपी के लोग छोटे मोटे नेता बता रहे थे, उनकी तस्वीर लगाकर भाजपा के लोग अब वोट मांग रहे हैं। दोस्तों बताएंगे कांग्रेस पार्टी के किस नेता की तस्वीर लगाकर भाजपा के नेताओं को वोट मांगना पड़ रहा है। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें सामने आई है जो बीजेपी की बौखलाहट का बड़ा कारण है। दोस्तों बताएंगे इसके बारे में भी अपडेट। और कुछ दिनों पहले शरद पवार ने अडानी से मुलाकात की थी, जिसके बाद अब उसके रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। बताएंगे आपको उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर किसी और को जिम्मेदारी देने की बात कही है। दोस्तों मामले पर जबरदस्त राजनीति गर्म हो गई है और महाविकास अघाड़ी गठबंधन की ओर से क्या कुछ कहा गया इसके अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। और केरल स्टोरी के नाम पर मुस्लिम समाज के लोगों को बदनाम करने के मामले पर एक बड़ा मोड़ सामने आया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान से स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी को हार दिखाई दे रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों। और इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने राज्य के अंदर घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जो बड़े वादे किए गए हैं उसमें 1 साल के भीतर सभी सरकारी विभागों के अंदर रिक्त पदों को भरा जाएगा और 2006 के बाद नौकरी पर लगने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम OPS देने पर सहानुभूति रूप से कार्य किया जाएगा और आंगनबाड़ी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर 15,000 रूपए किए जाएंगे। PWD ग्रामीण विकास, सिंचाई, शहरी विकास, ऊर्जा समेत तमाम विभागों के भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए विशेष कानून बनाया जाएगा ताकि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या को 33% तक बढ़ाया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कई और बातें कही गई है दोस्तों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केवल एक ही बात नजर आई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा था कि हमारा मानना है कि कानून और संविधान पवित्र है। कोई व्यक्ति या बजरंग दल, PFI और नफरत एवं शत्रुता फैलाने वाले दूसरे संगठन, चाहे वह बहुसंख्यक समाज के बीच का हो या फिर अल्पसंख्यक समाज के बीच का हो, वे कानून और संविधान के उल्लंघन नहीं कर सकते। हम ऐसे संगठनों पर कार्रवाई करेंगे और कानूनी तौर पर प्रतिबंध भी लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी के इसी वादे के बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भड़क गए हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कमेंट करते हुए कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भगवान राम को ताले में बंद कर दिया और अब बजरंग बली का नारा लगाने वालों को ताले में बंद करना चाहती है। मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए बातें कही है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो में यह भी सुना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बात कहीं दूर दूर लिखी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमें संविधान में विश्वास है और जो ग्रुप या फिर इंडिविजुअल ऐसी कार्रवाई करेगा जो संविधान के खिलाफ होगा तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और एग्जाम्पल के तौर पर बजरंग दल और PFI का नाम लिखा गया है। दोस्तों भाजपा के लोग इसी पर बौखलाए हुए हैं। साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़ना करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान है। प्रधानमंत्री को इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। साथ साथ दोस्तों प्रियंका गांधी ने भी इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोरदार तरीके से निशाने पर लेते हुए कहा कि मैं भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्री और उनके सारे नेताओं को चुनौती देती हूं कि किसी भी प्रदेश के अंदर एक चुनाव जनता के मुद्दे पर लड़के दिखाए। आप इधर उधर की बात ना करिए। ये बताइए कि 40% कमीशन वाली बीजेपी सरकार ने कर्नाटक से 1.5 लाख करोड़ का लूट क्यों किया? बेरोजगार युवकों के लिए आपके पास क्या जवाब है? महंगाई क्यों बढ़ रही है? इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। इधर उधर की बातें ना करे, जनता से जुड़े हितों की बात करे। कुल मिलाकर दोस्तों प्रियंका गांधी ने पूरे कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मोर्चा संभाल रखा है। साथ साथ आपको बता दें कि पंचमसाली समाज के लोगों को साथ में जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने पंचमसाली समाज के जगत गुरु पीठ हरिहरा में जाकर संतों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग समाज के अंदर आपसी भाईचारे और सद्भावना को बढ़ाने का प्रयास लगातार करते आए और आगे भी करेंगे। आपको बता दें कि पंचमसाली समाज के लोगों ने भी कई बार आंदोलन किया और भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुनौती दी है दोस्तों। और ऐसे में इस समाज का ज्यादा से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी अपने खाते में डालने की कोशिश कर रही है। साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार जो हुबली धारवाड़ क्षेत्र के अंदर कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं दोस्तों, उनके भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे थे जगदीश शेट्टार के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी को छोड़
छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन हकीकत तो बिल्कुल उल्टी है। सबसे पहले जगदीश शेट्टार के समर्थन में बीजेपी के 27 नेताओं ने इस्तीफा दिया था और अब जगदीश शेट्टार की तस्वीर लगाकर भाजपा का कैंडिडेट प्रचार करके लोगों से वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि हुबली धारवाड़ ईस्ट के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जगदीश शेट्टार की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहे हैं दोस्तों सोशल मीडिया पर। उनका पोस्टर वायरल होने के बाद लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चैलेंज करते हुए कहा कि हम जनसभाओं में अपने नेताओं का नाम लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपने नेताओं का नाम नहीं लेते, ऐसा क्यों है। चिकमंगलुरु के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली से जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर कर्नाटका से वायरल हो रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान मोदी जी जनता को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन उनके संबोधन के दौरान भी जनता नहीं रुक रही है, बल्कि अपने अपने घर की ओर निकल रही है। पीछे कुर्सियां खाली न दिख जाए इसलिए कुर्सियों को फोल्ड करके रखा गया है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से गंभीर सवाल पूछे हैं दोस्तों। उनसे पूछा है कि क्या यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तथाकथित लोकप्रियता जिसके कारण बीजेपी जीत का दावा कर रही है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ प्रियंका गांधी भी पहुंची कर्नाटका के मांड्या में, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, खासकर महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य में परिवर्तन की हुंकार भरने के लिए कहा है। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका बीजेपी के विधायक ने कहा कि कर्नाटका में बीजेपी लागू करेगी योगी मॉडल, भारत विरोधी तत्वों का एनकाउंटर किया जाएगा। बीजेपी के नेता इस तरीके से अब जनता को लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बताकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कर्नाटका में डीके शिव कुमार का हेलीकॉप्टर का शीशा टूट गया। HAL के हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दोस्तों दरअसल चुनाव प्रचार करने जा रहे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें वो बाल बाल बचे हैं। इस दौरान हेलीकॉप्टर का शीशा टूट गया। चॉपर के इमरजेंसी लैंडिंग कराने को लेकर पायलट ने फैसला लिया और सब कुछ सुरक्षित तरीके से हो गया। बाद में लोगों ने जब देखा कि चॉपर की कितनी बुरी स्थिति है, उसके आगे का पूरा कांच टूटा हुआ है, तो लोग हैरान हो गए कि कितना गंभीर मामला था। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट महाराष्ट्र से आ रही है। शरद पवार ने बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मंगलवार को अपनी आत्मकथा के विमोचन कार्यक्रम में शरद पवार ने कहा कि मैं पार्टी के अध्यक्ष पद से अब रिटायर होना चाहता हूं। आप सभी लोग मिलकर अपना नेता चयन करिए। शरद पवार ने इस ऐलान के बाद हंगामा मचा दिया है। इसके बाद उनके समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए उन्हें पद पर बने रहने की उम्मीद की है। दोस्तों आपको बता दें कि अजीत पवार ने इस दौरान कहा कि शरद पवार इस्तीफा नहीं देंगे, मैं उनसे बात करूंगा। एनसीपी परिवार के मुखिया हैं शरद पवार। दरअसल दोस्तों पूरा ऑर्डर आप क्रोनोलॉजी में समझिए। सबसे पहले शरद पवार ने गौतम अडानी से मुलाकात की थी। उसके बाद अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच समझौते की खबर सामने आई थी और सुप्रिया सुले ने कहा था कि 15 दिनों के अंदर महाराष्ट्र और दिल्ली में राजनीतिक भूचाल आने वाला है और ऐसा ही हुआ। शरद पवार ने ऐलान किया है कि अब वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नहीं रहेंगे। ऐसे में दोस्तों एक एनालिसिस ये सामने आ रहा है कि शरद पवार जानबूझकर अपनी पार्टी की जिम्मेदारी अजीत पवार के हाथ में देना चाहते हैं, जिसके बाद अजीत पवार अपनी पार्टी का गठबंधन भाजपा से करवा देंगे। और दूसरी तरीके से जो एनालिसिस दिया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि शरद पवार अजीत पवार से वाकई नाराज है और इसीलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। आप लोग को क्या कुछ लगता है दोस्तों? शरद पवार ने अचानक से इस्तीफा देने की जो बातें कही है, क्या इसके पीछे कोई तर्क आपको समझ में आता है? लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट दिल्ली से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संजय शेरपुरिया के बारे में भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा है। बीजेपी के इकोसिस्टम को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी के इकोसिस्टम में किस तरीके से वो घुस गए ये हम सब लोगों ने देखा। SBI का डिफॉल्टर है, घर के पासवर्ड वाईफाई का उसने रखा हुआ है, PMO और ED से सेटलमेंट के नाम पर ठगी करते हैं। यही नहीं, जनाब ने मोदी जी पर किताब भी लिख रखी है, लेकिन मोदी जी को कुछ पता नहीं है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय शेरपुरिया के बड़े बड़े कांड सामने आने के बाद लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और पवन खेड़ा की ओर से भी ये मुद्दा उठाया गया है। साथ साथ दोस्तों द केरला स्टोरी के नाम से एक फिल्म बनाई जा रही है, जिसमें तथाकथित दावा किया जा रहा है कि केरल के अंदर लव जिहाद के मामले के कारण काफी सारी महिलाओं को इसकी मार झेलनी पड़ी है। तकरीबन 32,000 महिलाओं के गायब होने की बात कही गई थी। दोस्तों सोशल मीडिया पर जो टीजर डाला गया था उसमें 32,000 महिलाओं के गायब होने की बात कही गई थी, लेकिन जब इस क्लेम को डिस्प्यूट किया गया, लोगों ने सवाल पूछा कि आप आंकड़े दीजिए कि कौन 32,000 लोग हैं जो गायब हुए हैं। तो इसके बाद अब फिल्म के टीजर से 32,000 लोगों के गायब होने के दावे को हटा दिया गया है। आप लोग समझ सकते हैं कि इस फिल्म पर पूरी जान झोंकने वाले, पूरी फिल्म बनाने वाले लोगों को ये नहीं पता कि कितने हजार लोगों को इसका शिकार बनाया गया था, कितने लोग थे और क्या वाकई में ये सच्चाई भी है या फिर एक प्रोपोगेंडा है। क्योंकि दोस्तों अगर वाकई सच्चाई होती, एनालिसिस होती, रिपोर्ट होता, तो इस क्लेम का समर्थन करने के लिए उनके पास तथ्य होते कि 32,000 महिलाओं को गायब किया गया था। लेकिन अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि उनके पास कोई तथ्य है, केवल मूवी बनाकर लोगों को
को भ्रमित करने का शायद प्रयास किया जा रहा होगा। आप लोग की इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। अखिलेश यादव पहुंचे थे गोरखपुर, उनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद थे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि जनता गठबंधन के पक्ष में समर्थन दे, इसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और आगे भी मेहनत करते रहेंगे। हमारे तमाम नेता फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा फिर भी अम्बेडकरवादी और समाजवादी आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मीडिया के सवाल पर करारा जवाब दिया है। दोस्तों, जब मीडिया वालों ने उनसे समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या भूल गए हम लोग वो बातें? क्या मुख्यमंत्री जी ने मुकदमे वापस नहीं लिए? जो मुकदमे वापस लिए गए वो किस बात के थे? क्या समाजवादियों ने लगाए थे वो मुकदमे उन पर? यह जानबूझकर समाज में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि चंद्रशेखर जी इस लड़ाई में हमारे साथ में खड़े हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, गोरखपुर के अंदर प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव ने जोरदार तरीके से भाजपा की सरकार से सवाल पूछे हैं। वहीं पर संजय राउत ने एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के द्वारा इस्तीफे दिए जाने की खबर को शेयर करते हुए लिखा कि रोटी घुमाने का था संकेत लेकिन तवा कढ़ाई ही घुमा दिया। संजय राउत के इस ट्वीट के अलग अलग तरीके के मायने निकल रहे हैं। दोस्तों, आप लोग इस पर जो राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ गुजरात के हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। इस पर जल्द सुनवाई की जाएगी, लेकिन अभी की अपडेट ये है कि अभी राहुल गांधी को राहत नहीं दी गई है। साथ साथ दोस्तों, राकेश टिकैत पहुंचे दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में। यौन शोषण का आरोपी बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करने वाले पहलवानों को समर्थन दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि इस देश की सरकार ने पहले किसानों की नहीं सुनी, अब पहलवानों की नहीं सुन रहे हैं। ये देश कोरिया बन गया है, तानाशाही चल रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रधानमंत्री के कहने पर इस्तीफा देने वाली बात पर राकेश टिकैत ने कहा कि फिर तो इस्तीफा नहीं होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री तो कुछ नहीं कहेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों के साथ राकेश टिकैत भी आकर खड़े हो गए हैं। दोस्तों, आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ शरद पवार के इस्तीफा देने की बात सामने आने के बाद समर्थकों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरीके से मंच पर मौजूद कई सारे लोग रोने लगे और शरद पवार से लगातार अध्यक्ष बने रहने की मांग करने लगे, उसे अलग अलग तरीके से लोग देख रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि ये एक प्री प्लान्ड ड्रामा है, जबकि कई और लोगों का मानना है कि ये नेचुरल है। लेकिन जिस तरीके से वीडियो सामने आई है दोस्तों, कहीं ना कहीं गंभीर सवाल तो उठते हैं कि क्या वाकई ये नेचुरल तरीके से हुआ है या फिर शरद पवार अपनी राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल करते हुए पार्टी के अंदर पावर ट्रांसफर करवा रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखिएगा जरूर। साथ साथ दोस्तों, दिल्ली के आबकारी नीति मामले में ईडी ने अपनी दूसरी चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह का भी नाम डाल दिया है। ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि अरुण पिल्लई के सहयोगी अभिषेक बाबू थे। विजय नायर ने समीर मुहिंद्र से कहा था कि अरुण और उसके सहयोगी ग्रुप दिल्ली शराब नीति में निवेश करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि इस समूह के पास बहुत ज्यादा पैसा है, राजनीतिक संबंध और अरविंद केजरीवाल से दोस्ती थी। इसके बाद दोस्तों आगे और भी बात कही गई है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि दिनेश अरोड़ा ने बताया कि संजय सिंह के कहने पर उसने दिल्ली के कई रेस्टोरेंट के मालिकों से 82 लाख रुपए के अरेंज करके मनीष सिसोदिया को पार्टी फंड दिया था। इसका इस्तेमाल दिल्ली चुनाव में किया गया। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कहा कि उसकी तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से 5-6 बार बात हुई। संजय सिंह के आवास पर सीएम केजरीवाल से एक बार मुलाकात हुई थी। इस तरीके की बातें कही गई है। दोस्तों, आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री का रास्ता रोकने को तैयार बिहार के मंत्री तेज प्रताप अपनी आर्मी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से बिहार के दौरे पर है। पटना के नौबतपुर में धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगने वाला है और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। लेकिन आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव बाबा बागेश्वर का रास्ता रोकने के लिए पूरी तैयारी में जुट गए हैं। बिहार के लिए बागेश्वर धाम के बाबा का कार्यक्रम तय होते ही तेज प्रताप यादव सामने आ गए। उन्होंने ऐलान किया है कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले बाबा बागेश्वर को किसी भी हालत में पटना एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि पटना एयरपोर्ट पर वह बाबा बागेश्वर को घेर लेंगे। तेज प्रताप यादव ने बाबा बागेश्वर का रास्ता रोकना न केवल बयान दिया है बल्कि जमीनी स्तर पर करके दिखाएंगे, इस तरीके की बातें कही है और इसके लिए अपने लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। दोस्तों, साथ साथ शरद पवार एनसीपी प्रमुख पद से हटने के बाद क्या एक बार फिर से उसी पद पर जाएंगे, क्योंकि अजीत पवार का दावा है कि जल्द मना लिया जाएगा। हालांकि ऐसा होना काफी मुश्किल दिखाई देता है। दोस्तों, साथ साथ विधायकों ने कहा कि कर्नाटका में बीजेपी लागू करेगी योगी मॉडल। तो इस पर अब कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए यूपी के कानून व्यवस्था को लेकर डिटेल में जानकारी दी गई है। बताया गया है कि किस तरीके से एनसीआरबी का डाटा कहता है कि सबसे ज्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश के अंदर है। साथ साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले चरण को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पहले चरण के चुनाव में साम दाम दंड भेद जैसे हथकंडों का इस्तेमाल
किया जा रहा है, लेकिन लोगों को वोट के बहुमूल्य संवैधानिक हक और दायित्व के प्रति वफादार और ईमानदार रहकर वोट डालना चाहिए। उन्हें इस बार बसपा का समर्थन करना चाहिए। दरअसल दोस्तों, नगर निकाय के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रही है और यही बड़ा कारण है कि मायावती भी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा वोट करवाने और समर्थन जुटवाने की उम्मीद कर रही है और उन्होंने बयान भी दिया है। हालांकि उन्होंने विपक्ष पर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है। दोस्तों, साथ उत्तराखंड कैबिनेट के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर एक युवक ने हमला करने का मामला सामने आया है। युवक ने सरकारी वाहन रोककर हाथापाई की। पूरे घटनाक्रम में प्रेमचंद अग्रवाल के कपड़े फट गए हैं। युवक ने ऋषिकेश के नेशनल हाईवे पर सरेआम मंत्री पर हमला बोल दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल किसी काम से ऋषिकेश निकले हुए थे। उनके काफिले के दौरान एक युवक ने मंत्री अग्रवाल की गाड़ी को रुकवा दी और मंत्री से बातचीत के दौरान युवक आक्रामक हो गया। आरोप है कि युवक ने मंत्री के साथ हाथापाई की है। मंत्री पर हमला करने वाले युवक को सुरक्षा कर्मियों ने बाद में हिरासत में ले लिया है, लेकिन इस दौरान मारपीट भी की गई है। साथ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का नाम भी बताया जा रहा है कि ईडी के चार्जशीट में आई है। जो दावा किया गया है उसके अनुसार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक बड़े खुलासे के बाद ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा भी शामिल है। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें राघव चड्ढा का भी नाम डाला गया है दोस्तों, जो काफी ज्यादा विवाद को और बढ़ाने वाला है। कुल मिलाकर एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम सामने आने के बाद ये बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई चुनाव से पहले भी जारी रहेगी। आप लोग इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे, लिखिएगा जरूर दोस्तों। साथ साथ बिल्किस बानो मामले को लेकर गुजरात और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि गुजरात के 2002 के दंगों के मामले को लेकर बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा किया जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गुजरात और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। साथ ही कहा गया कि हम इस मामले में विशेष अधिकार का दावा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों की रिहाई संबंधी दस्तावेज देने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। गुजरात और केंद्र सरकार ने कहा कि हम इस मामले में विशेष अधिकार का दावा नहीं कर रहे। दरअसल पिछली सुनवाई में केंद्र और गुजरात ने विशेष अधिकार का दावा करते हुए कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के रिहाई संबंधी दस्तावेज मंगवाने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करना चाहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिहाई संबंधित दस्तावेज मांगने के आदेश पर गुजरात और केंद्र सरकार पुनर्विचार की मांग नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जो पुनर्विचार याचिका थी उसे हम दाखिल नहीं करेंगे, बल्कि फाइल लेकर आए हैं। गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बिल्किस पीड़िता है, लेकिन बाकी याचिकाकर्ता तीसरा पक्ष है, इसलिए उनकी जनहित याचिकाएं खारिज की जाए, नहीं तो ये एक बुरी मिसाल होगी। उन्होंने कहा कि हमें बिल्किस की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जनहित याचिका पर सुनवाई न हो, इसे लेकर जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हम फिलहाल बिल्किस के दोषियों की रिहाई के मामले में सुनवाई कर रहे हैं। जनहित याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने के बाद ये तय करेंगे। गुजरात सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने आगे और भी बात कही है दोस्तों। कुल मिलाकर इस पर लगातार बहस जारी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैकफुट पर है और इसीलिए सॉलिसिटर जनरल याचिका पर पुनर्विचार करने की जगह दस्तावेज लेकर आए हैं, यानी कोर्ट के आदेश को ही चुनौती देने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब समझ में आ गया कि कोर्ट एग्रेसिव है तो अब दस्तावेज लेकर आ गए हैं दोस्तों। वहीं पर बिहार सरकार की कैबिनेट ने 1,78,000 शिक्षकों की बहाली पर मुहर लगा दी है। बिहार के महागठबंधन सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। कैबिनेट के कुछ दिनों के बाद ही बिहार पुलिस में 75,543 पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद 68,360 पदों पर सीधी भर्ती खोली गई है दोस्तों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार की कैबिनेट में बैठक में 1,78,000 शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित फैसले को मंजूरी दी गई है। बीपीएससी के माध्यम से इन शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार सरकार के फैसले के अनुसार 1ली से 5 कक्षा तक के 85,477 शिक्षकों, 6ठी से 8वीं तक कक्षा के लिए 1,745 और 9वीं से 10वीं तक के लिए 33,186 और 11वीं से 12वीं तक के शिक्षकों की संख्या 33,186 होगी। इनकी नई नियुक्तियां की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके की बम्पर नियुक्तियां सामने आई है और जो वादा तेजस्वी यादव ने किया था महागठबंधन की सरकार बनने के बाद, वो वादा धीरे धीरे करके पूरा किया जा रहा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखिएगा जरूर दोस्तों। साथ साथ चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का स्टार फेस होंगी प्रियंका गांधी। मध्य प्रदेश के अंदर नई रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरना चाहती है। मध्य प्रदेश में 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगा। दोनों ही पार्टियों ने चुनावी वादे का पिटारा खोल दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने सीएम फेस भी तय कर लिए हैं। बीजेपी जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में ही चुनाव मैदान में उतरना चाहती है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने पीसीसी के चीफ कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया है और अब प्रियंका गांधी को चुनाव में आगे रखकर मैदान में उतरेगी।
मिलेगी कांग्रेस पार्टी, इस रणनीति पर भी चर्चा चल रही है। साथ साथ दोस्तों गोरखपुर में अखिलेश यादव के दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भड़क गए और पलटवार करते हुए कहने लगे कि जनता को बरगलाने और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, जनता इसका जवाब देगी। दोस्तों सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कर्नाटका के अंदर क्या बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा रहता है। दरअसल वाईएसआर की ओर से 3 तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा गया है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनको 91 बार गाली दी गई है, कर्नाटका के अंदर लोगों से जवाब देने के लिए कह रहे हैं, जबकि अमित शाह कहते हैं कि कर्नाटका के अंदर दंगे हो जाएंगे अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा कहते हैं कि कर्नाटका में बीजेपी की सरकार बनेगी तभी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद कर्नाटका को मिलता रहेगा। तो क्या बीजेपी के लोग विकास की बात नहीं कर सकते? क्या इस तरीके की बातें करना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है या फिर बीजेपी के लिए जरूरी है? आप लोग जिस भी तरीके से एनालिसिस करते हैं लिखकर जरूर बताएगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।